हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। और हम पढ़ रहे थे द लेटर वैदिक एज और द लेटर वैदिक पीरियड, जिसकी टाइमलाइन है 1000 BC से 600 BC तक। अब हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे हमारे उपनिषद्स की टीचिंग क्या है। बेसिकली उन्हें जो उपनिषद्स को क्या कहा जाता है, द बेसिस ऑफ इंडियन फिलॉसफीज़। जो इंडियन फिलॉसफीज़ हैं जिनका बेस उपनिषद हैं, कहीं ना कहीं यहीं से उभर कर आती हैं। और जो हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की टीचिंग्स हैं, उनका जो बेस है, उनका जो आधार, उनकी जो टीचिंग्स हैं, कहीं ना कहीं उनके एविडेंसेस भी हमें उपनिषद में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुराणास के बारे में। काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं पुराणास को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। देखिए, और अगली वीडियो जो हमारी रहेगी, अगली क्लास जो हमारी रहेगी, वो रहेगी हमारी महाभारत और रामायण और आर्किटेक्चर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें हम लैंड ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर अगर हम पुराणास की बात करें, जो पुराणास लिखे गए थे वो कहीं ना कहीं 2nd सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में लिखे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर पुराणास क्या है? पुराणास एक तरीके से मिथ है जिनका कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब यहाँ पर पुराणास को सैक्रेड टेक्स्ट भी माना गया है। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी समय बाद जब ये पुराणास लिखे गए थे, कहीं ना कहीं जो वेदास के कुछ एक्सटेंट हैं वो कहीं ना कहीं हमें पुराणास में भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो गॉड्स हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनको एक्सप्लेन करा गया है कि आखिर किस गॉड के साथ कौन सी स्टोरीज एसोसिएट हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। लाइक यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, नर्क वगैरह का, हेवन का, हेल का, वो सारे कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ पर मिलते हैं पुराणास में। तो यहाँ पर हमें जो लिखे गए थे, ये जो पुराणास लिखे गए थे, वो भद्रयाना और वेद व्यासा जी के द्वारा लिखा गया था। अब ये पुराणास का मतलब क्या है, यानी पुराणास लिखे क्यों गए थे, क्या रीज़न था लिखने का? सिंपली जो रीज़न था वो ये था कि कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है ना, उसको रिच बना देना। और जो एविडेंसेस हैं, यानी पहली बार हमारे यहाँ पर जैसे कि हमने देखा वेदास का मतलब क्या है? वेदास का मतलब क्या है? नॉलेज। ठीक है, जिन्होंने वेदा को मास्टर किया, जिन्होंने वेदास पढ़ लिए, वो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे। जिनको ऐसा समझा जाता था, जो कि ये जो भावना थी वो लेटर वैदिक पीरियड में ये भावना थी कि कोई भी अगर वेदास को पढ़ ले, दैट विल बी द नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, अब वेदास क्या थे, वेदास क्यों लिखे गए थे? बेसिकली वेदास को लिखने का क्या कॉन्सेप्ट था एक बिहाइंड, वो ये था कि कहीं ना कहीं जो लिटरेरी सोर्सेज था उनको एग्जिस्टेंस में लेकर आना। क्योंकि जो वैदिक नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं ओरली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट करी जाती थी। अब उन चीज़ों को रिटर्न में लेकर आया गया था। पहली बार हमारे इंडिया के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो वेदास में कोडिफाइड हुए थे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें पुराणास की, तो पुराणास में भी कहीं ना कहीं हमें जो मौर्यन एम्पायर है, सुंगन एम्पायर है, कान्वन एम्पायर है, सातवाहना है, गुप्ताज हैं, उनके जो रूलर्स हैं, यानी कुछ सिग्निफिकेंट रूलर्स, और सारे जो रूलर्स हैं उनकी जो क्रोनोलॉजी में डिटेल दे रखे हैं कि आखिर कौन कौन से रूलर्स रहे थे। बेसिकली जैसे कि हम आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये जो 2nd सेंचुरी से 10th सेंचुरी BC में लिखे गए थे, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होनी ही थी। ठीक है, अब बात करें जो रिकॉर्ड किया गया था इनमें, जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्ड करे गए थे पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, रिलीजियस, कल्चरल, और जो एंशिएंट इंडिया को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर समझनी है और फोकस करना है। देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू मेंशन सोर्सेज इन योर आंसर्स। तो इसलिए यहाँ पर आपको फोकस करना है। अब इनको चेस्ट संस्कृत में लिखा गया था, यानी प्योर संस्कृत। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के अलावा जो रिकॉर्ड्स थे ना, उनको कहीं ना कहीं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉर्ड हुए थे वो कहीं ना कहीं कोर्ट रिकॉर्ड थे, जो राजा के दरबार में राइटर ने बैठकर लिखे हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जिन्हों का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, यानी सिग्निफिकेंट रोल रहा है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। जो अलाइड रिकॉर्ड थे, किसी की सहायता से, किसी के द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड, फिर उसके बाद उन्हें कंस्ट्रक्ट करा गया। कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड, जो राइटर वहाँ पर रहा है और उसी के काल में सारी चीज़ें रही हैं, फिर उसके द्वारा वो रिकॉर्ड को प्रिपेयर करा गया है। इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड, किसी राजा के द्वारा, खुद के द्वारा लिखे हुए, तो ये सारे रिकॉर्ड्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर कोर्ट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि कोई यात्री, कोई ट्रैवलर जो राजा के दरबार में आया है, वहाँ पर रहा है, वहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद फिर चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं।
तो कहीं ना कहीं अब जब आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं ये पुरानाज, तो कहीं ना कहीं इनको किसने लिखा होगा, जो जिनको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ के बुद्धिजीवी, उस टाइम के जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, उनके द्वारा इन पुरानाज को लिखा गया है। जब हिस्टोरियंस के द्वारा हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा जा रहा था और उस समय को कहीं ना कहीं उस पर लाइट डालने के लिए कोई फैक्ट नहीं था, कोई स्टोरीज नहीं थी, कोई तथ्य नहीं थे, तो उस टाइम पुरानास की बहुत ज़्यादा हेल्प ली गई थी, क्योंकि यहाँ पर पुरानास बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जो एंशिएंट इंडिया है उसके रिगार्डिंग। अब पुरानास लिखे तो गए हैं, अब कितने पुरानास हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए पुरानास हमारे पास 18 हैं, पुरानास 18 हैं, जिसमें पहला आता है स्कंद पुराना, मगर इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पुरानाज हैं जो आगे चलकर काफ़ी चीज़ों पर हाईलाइट देते हैं, यानी रोशनी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, लाइट थ्रो करते हैं, ठीक है। पहला था हमारा स्कंद पुराना, दूसरा शिव पुराना, तीसरा विष्णु पुराना, और चौथा पद्म पुराना, और पांचवा नारद पुराना, और छठा ब्रह्म पुराना, लिंग पुराना, गरुड़ पुराना, और वायु पुराना, मार्कंडेय पुराना, अग्नि पुराना, भविष्य पुराना, मत्स्य पुराना, करूर पुराना, वरुण पुराना, और ब्रह्मंड पुराना, और विवरता पुराना, और भगवता पुराना। तो ये हमारे 18 पुराण थे, ठीक है। अब 18 पुराण आपको सारे 18 याद रखने नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज जो इंपॉर्टेंट पुराणाज हैं, जैसे कि लिंग पुराना, भविष्य पुराना, स्कंद पुराना, विष्णु पुराना, मार्कंडेय पुराना, ये याद रखना। और बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि पुरानाज वी हैव यूज्ड और दी पुरानाज हैव बीन यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। अब काफ़ी सारे एलिमेंट्स लाइक लिस्ट ऑफ रूलर्स वी हैव फाउंड इन द पुरानाज विच इज़ गिवन इन द पुरानाज, तो हम कोट कर सकते हैं इस चीज़ को आंसर में ईजिली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिंग पुराना की बात करें तो लिंग पुराना में जो है ना, जो एविडेंसेस हैं, कहीं ना कहीं जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो उसके जो एविडेंसेस हैं, उसके जो अवशेष हैं, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड करा गया है। और जो लिंग पुराना है ना कहीं एंशिएंट जो हिस्ट्री में जितनी भी पनिशमेंट वगैरह थी, क्या होती हैं, हेल वगैरह में क्या दिया जाता, क्या नहीं दिया जाता, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई हैं, ठीक है। अब भविष्य पुराना इसको कंटेम्पररी ऑफ एंशिएंट इंडिया बोला जाता है, यानी ये जो वहाँ पर चीज़ें हो रही थी उसी के साथ साथ ये चीज़ें लिखी गई थी भविष्य पुराना में। अब स्कंद पुराना को लॉन्गेस्ट पुराना बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, पाई जाती हैं यहाँ पर स्कंद पुराना में। और विष्णु पुराना में पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया को डिटेल में यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं, रूलर्स से रिलेटेड, ठीक है, लिस्ट ऑफ रूलर्स भी यहीं पर पाई जाती है। मार्कंडेय पुराना ये रिलीजियस पुराना है, जो रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया से डील करता है। अब यहाँ पर अमंग जो 18 पुराना है उनमें से पुराना कौन कौन से हैं, मतलब जिनको हमें स्पेशली याद रखना है, पहला है विष्णु, दूसरा है स्कंदा, तीसरा है लिंगा, और चौथा है मार्कंडेय, आप नाम सही कर लीजिएगा इसे, ठीक है। और ये है हमारा भविष्य। ये सारे जो पुरानाज हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ जो सोर्सेज है ना, हिस्टोरिकल सोर्सेज एज अ इन्हें यूज़ करा गया है, क्योंकि फिर जब ये मिलकर आते हैं ना, जो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर इनको बोला जाता है इतिहास पुरानाज, जहाँ से हमारी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हुई है, जिनको साइंटिस्ट यानी हिस्टोरिकल साइंटिस्ट ने यूज़ करा है एज अ पिलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिससे हमारी हिस्ट्री जिन पिलर्स पर खड़ी हो पाई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें गुप्ता के काल में क्या हुआ था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जब गुप्त साम्राज्य आएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो थे मौर्यन साम्राज्य के, ठीक है, और जो गुप्त साम्राज्य यानी समुद्रगुप्त वगैरह जो थे वो सारे थे गुप्त साम्राज्य के। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य के समय में जो पुरानास थे 90 पुरानास क्रिएट करे गए थे, जिनको बोला गया था उपपुराणास। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें पुरानास में लिखी हुई थी ना उनको एक्सप्लेन करते थे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है स्टोरीज की, ठीक है, इसलिए इनको सबसेट बोला गया है पुरानास का। अब यहाँ पर लिखा क्या गया है, देखिए कुमार उपपुराना कहीं ना कहीं ये स्कंद पुराना से रिलेटेड है, ठीक है। अब कुमार उपपुराना में जो स्कंद पुराना है ना उसकी डिटेल्स कुमार उपपुराना में दी गई हैं, कोई भी चीज़, कोई भी स्टोरीज वगैरह एक्सप्लेनेशन, तो उसकी सारी डिटेल कुमार उपपुराना में दी गई है। जो हमारा दूसरा आता है नरसिम्हा पुराना, विष्णु पुराना से रिलेटेड है। गरुड़ पुराना से रिलेटेड है।
और लिंगा, लिंगा से, काली मार्कंडेय से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब सारी चीज़ें तो हमने देख ली, अब बात करें सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्णता क्या थी, क्या ज़रूरत थी हमें पुरानास की, क्यों खगोलने की ज़रूरत पड़ गई। देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ गई, कहीं ना कहीं जो पुरानास है वो बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है हमारी जो एस्पेक्ट है ना हिस्ट्री के, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारी माइथोलॉजिकल टेल्स भी दी गई हैं, जैसे कि शकुंतलम। ठीक है, जो क्या नाम था, एक नाम भूल रहा हूँ मैं। तो चलिए इस चीज़ को मुझे आप बताइए, बाकी मैं बता ही दूंगा। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में। जो शकुंतलम एक कालिदास के द्वारा प्ले लिखा गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। जो टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, यहाँ पर लिखी गई हैं जो गॉड्स की। ठीक है, कि गॉड ने काफ़ी सारी, जैसे कि इंद्र वगैरह, मेनका वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब यहाँ पर इनके साथ साथ ये कहीं ना कहीं पुरानास जो है वो हमारे लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, जो मोरल लाइफ और एथिकल लाइफ को कैसे डील करना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कहीं ना कहीं जो हमारे उपनिषद हैं वो भी सेम ही चीज़ें इम्पार्ट करते हैं, यानी वो भी हमारी जो इंडियन फिलॉसफीज है उनका बेस है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर उपपुराणास की, तो कहीं ना कहीं जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन था, किस साम्राज्य का कहाँ तक टेरिटोरियल एक्सटेंशन था, यानी उसकी जो साम्राज्य था कहाँ तक फैला हुआ था, तो वो सारी चीज़ें भी हमें उपपुराणा में ही देखने के लिए मिलती हैं। अब ठीक है, अगर बात करें उपपुराणास की, यानी पुराणास में अगर एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब वेदास थे, वेदास में क्या हुआ था कि वुमेन्स और शूद्रा को जो वेद थे उनको पढ़ने के लिए मना कर दिया गया था। इवन उनको ये भी नहीं था कि वो उन चीज़ों को सुन सके अगर कहीं पर पढ़े जा रहे हैं। मगर यहाँ पर उपपुराणा यानी पुराणास जो थे उनकी जो रीच थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर वुमेन और शूद्राज को अलाउ था कि वो उनको पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पुराणास को यहाँ पर पब्लिकली रीड करा जाता था लाउड वॉइस में, जैसे कि जो विलेज के मेंबर हुआ करते थे वो इजीली उसको सुन सकते थे। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि पुराणास को कोई नहीं सुन सकता, पुराणास को सुना जा सकता था। तो ये थी वीडियो पुराणास के ऊपर। जो अगली वीडियो रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी महाभारत और रामायण और आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको बोरियत फील ना हो, क्योंकि कुछ हो सकता है कि मैटर की आपको हिस्ट्री बोर लगे, मगर मुझे बोर नहीं लगती। आई लव हिस्ट्री। ठीक है, तो ये थी वीडियो पुरानास के ऊपर। आपको वीडियो कैसे लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू रियली लाइक इट देन हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट माई वीडियो। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट 1 लाख और मे बी 100 तो पहुँचा ही दीजिए। 100 का तो सवाल कुछ ही नहीं होता, कुछ भी नहीं है 100, तो 100 तो पहुँचा ही दीजिए। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।